हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में, जो यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स, ऑल ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सभी के पास ये सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो है बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। चैप्टर नंबर 1 यदि आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 के वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम देखेंगे पार्ट 2। तो चैप्टर 2 में लिखा गया है बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो गति और बल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं, जिसको कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसकी जानकारी लेना जरूरी होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वह है क्या चीज़। ठीक है, तो बल एवं गति, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको जान लीजिएगा। देखिए, सामान्य संदर्भों में जब भौतिक राशि शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमने पढ़ा था भौतिक राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशि क्या है, ये सभी हमने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया है। यदि वो नहीं देख पाए हैं जो भी वीडियो, वो जाकर के देख लें, और उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य संदर्भों में जब भौतिक राशि शब्द का उपयोग किया जाता है तो राशि शब्द का तात्पर्य किसी वस्तु की मात्रा के परिमाण, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसकी जानकारी देने वाले संख्याओं से होता है। जैसे हम कहें कि कोई एक दुकान पर गया और उसने कहा कि 20 रुपए की चीनी दे दो, तो 20 रुपए की जो चीनी आई वो कुछ ना कुछ तो आई होगी। मान लो कि वो 1 किलोग्राम आई, मान लीजिए, क्योंकि इस टाइम तो चीनी काफ़ी महंगी है, लेकिन हमने कहा कि 1 किलो चीनी 20 रुपए की आई, तो उसका जो परिमाण है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 किलोग्राम। तो जो राशि है ना, जो भौतिक राशि है, वो इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि फर्स्ट लेक्चर में ये सभी कंप्लीटली समझा दी गई थी, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। शुद्ध गतिकी के अध्ययन में हम क्या करते हैं, कई भौतिकी राशियों का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि कौन कौन सी राशियां हैं, दूरी है, विस्थापन है, चाल, वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान, संवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा आदि, ये सभी भौतिक राशियां हैं। तो इनका उपयोग हम करते हैं अपने शुद्ध गतिकी के अध्ययन में। ठीक है, अब चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है वेक्टर विश्लेषण, जो बल के जो नियम है उसको समझाता है। बल के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है, जिससे कि उसके डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशि, जिसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, तो जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल उनका परिमाण ही आवश्यक होता है। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि वो कौन सी दिशा में है, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से, केवल उसकी वैल्यू हमें चाहिए। मतलब अगर क्या है कि वेक्टर की वैल्यू है 2 न्यूटन का कोई बल है, हमें उसके केवल और केवल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, ना कि उसके डायरेक्शन में कि वो इस साइड है, इस साइड है, किस तरह है, हमें नहीं पता, इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो उसको कहते हैं अदिश राशियां। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अदिश, दिश का मतलब होता है दिशा, और अगर उसके सामने ए लगा हुआ है तो यानी कि बिना दिशा के हो जाता है। ठीक है, तो बिना दिशा वाले, तो इसका मतलब क्या है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। और ये होती कौन कौन सी हैं, इनको भी हम जो है आगे देखेंगे। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ए क्वांटिटी व्हेन हैज मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज आइदर एप्लीकेबल और नॉर स्पेसिफाइड इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। अब देखिएगा, ये राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वे होती हैं जिन्हें केवल आंकिक मान पर्याप्त अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये वे राशि हैं जिनको केवल आंकिक मान ही यथार्थ अनुपात द्वारा उसको व्यक्त किया जा सकता है, मतलब उसका केवल हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, और एक वे होती हैं जिन्हें आंकिक मान तथा मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब उनका मात्रक भी चाहिए और उनकी वैल्यू भी हमें चाहिए। दिशा की तो कोई जरूरत होती नहीं है, ये तो हमें पहले ही पता है। ठीक है, द्रव्यमान, ताप, चाल, विभव, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है, तो उसकी हमें यूनिट भी चाहिए होती है। ताप टेम्परेचर डिग्री फैरेड में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ठीक है, और चाल जो मीटर पर सेकंड में होती है, विभव, ये सभी जो है मात्रक के साथ साथ व्यक्त किए जाते हैं। लेकिन परावैद्युतांक, आवर्तनांक, ये सभी जो है ये कांस्टेंट टर्म होती हैं, तो इनका कोई भी
हम कह सकते हैं कि ये अनुपातिक टर्म जो है इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो वे दो राशियां जिनका वैल्यू हमें चाहिए उनका मात्रक भी जरूरत नहीं है, और एक वे राशियां जिनका मात्रक और वैल्यू दोनों से ही उसको व्यक्त किया जाता है। तो ये अदिश राशियां दो तरीके की होती हैं। अब इसके आगे बढ़े तो हमें मिलता है सदिश राशियां। सदिश राशियां होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर। सदिश राशियां होती है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश। अब देखिए दिश का मतलब दिशा बताया था, लेकिन सैक लगा हुआ है तो दिशा सहित हो जाएगा। तो दिशा सहित राशियां वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती है। तो साफ साफ आपको पता चल गया होगा बिना पढ़े कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है तो वे सदिश राशियां कहलाती हैं। तो जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता ही नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता जिस राशि को व्यक्त करने के लिए की जाए तो वो होती है सदिश राशियां। कह सकते हैं इंग्लिश में ए फिजिकल क्वांटिटी in which both the magnitude and direction must be stated is known as vector quantity। और ये कौन कौन सी होती है? विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार आदि, ये सभी जो हैं ये सदिश राशियां हैं। अब देखिए एक राशि और होती है प्रदत्त राशियां, जिसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये आपके एग्जाम में तो आता नहीं है लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपके प्रैक्टिकल हो उसमें पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर कम आती है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है कि जिन भौतिक राशियों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है उन्हें प्रदिश राशियाँ कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उसका मान बदलता रहता है। जैसे दिशा बदली तो उसका मान भी बदल जाएगा, तो वे कहलाती हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक क्वांटिटी दैट हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। बस इतना याद रखिएगा, इसको याद रखने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस, उसकी दिशा बदल दी जाए तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये प्रदत्त क्वांटिटी हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ संबंधित तथ्य हैं जो सदिशों के प्रकार और उसके कुछ संबंधित तथ्य हमें बताते हैं। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स एंड सम रिलेटेड फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी वेक्टर को स्वयं इसी के समांतर यानी कि पैरेलल टू इटसेल्फ बोल सकते हैं। विस्थापित करने पर भी वेक्टर अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या है समझिएगा कि अगर कोई वेक्टर है और उसी के समांतर अगर उसको विस्थापित कर दिया जाए, मतलब किसी वेक्टर को स्वयं इसी के समांतर विस्थापित करने पर जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम होती है, अपरिवर्तित होती है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती। मतलब अभी यहाँ था फिर उसको यहाँ पर बदल दिया, वैल्यू उसकी सेम होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो वेक्टर एक ही तल में स्थित होते हैं उन्हें समतलीय वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 तल होते हैं, ठीक है, 3D में जाइए तो ये एक्स वाई तल है। तो अगर इसमें एक ही तल में स्थित है जो भी वेक्टर हैं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे इस तरीके से हो, तो वो जो है समतलीय वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, समान तल वाले वेक्टर समतलीय वेक्टर। बस इतना ध्यान रखिए। जिन वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक होता है, मतलब यहाँ से बिंदु है, एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकला, तो उसे क्या कहते हैं? सह प्रारंभिक वेक्टर। जो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं वो एक ही पॉइंट से जाने वाले होते हैं, यानी कि प्रारंभिक जो पॉइंट है वो एक ही है, इनिशियल पॉइंट उनका एक ही है। क्लियर है? समान वेक्टर यानी कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे सभी वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशाएं समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ये हुआ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, दिशा भी समान है और इसका देखिए लंबाई यानी कि परिमाण भी इनका समान है, तो ए बराबर बी बराबर सी कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसकी दिशा को बदल दें, जैसे एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दिशा चेंज हो गई, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दिशा अगर चेंज हो जाती है तो एक दूसरे के माइनस के इक्वल टू होंगे। ठीक है, अगर हम ए को प्लस लेते हैं तो बी को माइनस लेना पड़ेगा इक्वल टू में, और अगर बी को माइनस लेंगे तो ए को प्लस लेना पड़ेगा इक्वल टू में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लेंगे। अब देखिए शून्य वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर या फिर बोल सकते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर बोले या नल वेक्टर बोले एक ही बात है, शून्य वेक्टर कहलाते हैं। तो जिस वेक्टर का परिमाण शून्य हो जाए, जिस वेक्टर का परिणाम जो है वो परिमाण है, ये परिमाण जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ही जीरो कर दें, कोई उसकी वैल्यू हो ही ना, तो शून्य वेक्टर कहलाता है। जीरो से इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके। अब देखिए इसे प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती होता है। मतलब संपाती का क्या है कि ये पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट हमने लगा दिया, इस पॉइंट का हम बोल सकते हैं, इसका पॉइंट का नाम शून्य वेक्टर, ये शून्य वेक्टर है।
क्यों? क्योंकि जो वेक्टर इसमें बनाया गया होगा वो इसी पर शुरू है और इसी पॉइंट पर खत्म है, तो उसको बोल सकते हैं हम संपाती। तो ये बिंदु जो है उस वेक्टर के लिए संपाती होगा। किस बिंदु? वो किस वेक्टर के लिए? शून्य वेक्टर के लिए। दिशा अनिश्चित इंडेफिनिट होती है। दिशा अनिश्चित होती है, हमें नहीं पता कि कौन सी दिशा में है, क्योंकि जैसे ही हमने पेन को टिक किया वहीं पर वह समाप्त हो गया और वहीं से वो स्टार्ट हुआ था, तो हमें दिशा का नहीं पता कौन सी दिशा में है। तो दिशा जो है वो इनडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है। बात करते हैं एकांक वेक्टर की। एकांक वेक्टर जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जिस वेक्टर का परिमाण एकांक होता है, मतलब एक होता है, उसी को बोलेंगे एकांक वेक्टर। तो किसी वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर को ए कैप, इस तरीके से ए कैप से दर्शाते हैं। ए के ऊपर कैप बना देंगे तो तब इसको दर्शाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एकांक वेक्टर। ठीक है। अब देखिए जो एकांक वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एकांक वेक्टर। मतलब जो अगर हम क्या करें, किसी ए का वेक्टर रूप निकालें, तो ए यानी कि जो उसका परिमाण है और जो उसका यूनिट वेक्टर है उसके अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेक्टर निकल जाता है। अब देखिएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को ए वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड अगर हम निकाल दें तो हमारे पास आती है ये वैल्यू, और यही तो हमारे पास ये है। बस हमने क्या किया, जो ये ए वेक्टर था और ये ए डॉट ए कैप ये था, ठीक है, यहां पर। तो अगर हम ऐसे करें कि जो ए है उसकी वैल्यू को निकालें, तो ये जो ये ए कैप है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर अपॉन ए मॉड। और ए मॉड को ही तो ए लिखते हैं, ए मॉड को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि हमारे पास दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू ए और ए कैप, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए कैप जो होगा ना वो ए वेक्टर अपॉन ए हो जाएगा, और ये हम इस तरीके से लिखते हैं ये, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और इसी की वैल्यू तो ए होती है, ये ए कैप की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, जैसे कि यहां पर है। ठीक है। अब देखिए जो ए मॉड है वेक्टर है, यही ए है, वेक्टर ए का परिमाण जिसे बोलते हैं। अब बात करते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब यहां पर इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस को बनाना होगा। एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीन एक्सिस को बना लिया। उसके बाद अक्षों के अनुदिश धनात्मक दिशाएं बनानी होंगी, जैसे एक्स पर आई होता है, वाई पर जे और जेड पर के। एकांक वेक्टर को क्रम से आई जे के में हमने लिख लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। कैप लग गया तो वो एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करता है। अब आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और सी कैप का मॉड ये इक्वल टू 1 होंगे, क्योंकि जब भी ये 1 बराबर होंगे तभी ये यूनिट वेक्टर कहलाएंगे, एकांक वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनका परिमाण 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। क्लियर? अब देखिए बस दर्शाना है, आपको चित्र याद रखना है कैसे बनाना है, ये एकांक वेक्टर का ऑर्थोगोनल वाला। अब यहां पर आइएगा, समरेखित वेक्टर कौन से होते हैं, जिसको बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, समरेखित, तो जिन वेक्टरों की कार्यरेखा समांतर होती है समरेखित वेक्टर या फिर समांतर वेक्टर कहलाते हैं, जिनको कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। अब देखिएगा सदैव इनका कोण 0 या फिर 180 डिग्री होता है। हमेशा इसका कोण कितना होता है, 0 या फिर 180। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे यहां पर कि एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर है, इन दोनों का कोण कितना है, 0। अब 0 है और लेकिन इन दोनों का कोण कितना है, 180। अब 180 कैसे और 0 कैसे? देखिए यहां पर हमारा है ए और इसी के साथ में है बी, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। लेकिन अगर हम ए को ऐसे बनाएं और बी को हम यहां से इसी जगह से, इसी पॉइंट से हम इधर बना दें, यानी कि डायरेक्शन चेंज है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो कोण है ना वो 180 चला जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, तो 180 कोण है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 0 कोण है। ठीक है, ये कहलाता है समरेखित वेक्टर। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कभी भी हटता नहीं है, आपके एग्जाम में टिका ही रहता है, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ। गणितीय विधि एनालिटिक मेथड की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइएगा बस। यदि दो वेक्टर, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, बस जहां जहां को यहां पर ड्रॉ हो रहा है ना उस पर ध्यान रखिएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हैं ओ पी ए वेक्टर और ओ क्यू बी वेक्टर, क्यू और ओ ये है और पी ये है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। इनके बीच का कोण हमने क्या माना, दोनों के बीच का कोण थीटा बना हुआ है, कितना है, थीटा। अब
चित्र के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो जो r है ना, इनका परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जो r वेक्टर का जो परिमाण है, तो हम क्या करेंगे, हमने OP के समांतर एक लाइन ऊपर खींची और एक OQ के समांतर एक लाइन इधर खींची और बीच में इसको मिला दिया, तो यहां पर जो हमें ये मिलेगा ना, ये इसका मिलेगा विकर्ण, और यही कहलाएगा वेक्टर A और वेक्टर B का परिणामी। और इस परिणामी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो परिणामी R है उसकी वैल्यू A वेक्टर और B वेक्टर का सम होती है। तो बिंदु S से रेखा OP पर लंब ST खींचते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी जान लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो OP रेखा है इसको आगे बढ़ाया और S से इसके ऊपर एक रेखा लंब डाल दी। ये देखिए, एक रेखा हमने इसके ऊपर लंब डाल दी। लंब डालने पर क्या है कि समकोण OTS कौन सा वाला है, O और T और S। देखिए OT तो ये है और TS ये है, और यहां पर ये समकोण बन गया। ठीक है, OTSO ये समकोण है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि OS का स्क्वायर अगर हम करें, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार प्लस लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे लंबी भुजा है ना, उसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर और प्लस सम उसके बराबर होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए बड़ी भुजा कौन सी है, OS का स्क्वायर हो गया, और दोनों भुजाएं चाहे हम ये वाली पहले लिख लें चाहे ये वाली पहले लिख लें, तो OT स्क्वायर ये हो गया प्लस ST स्क्वायर ये हो गया। कोई सी भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक बात बस ध्यान रखिएगा कि जब यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, यहां ये है, तो इसके बीच का कोण अल्फा है। ठीक है, और अब यहां पर देखा था तो ये और ये, इसके बीच का कोण थीटा था। तो ये जो यहां पर ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा, ये तो दोनों यही है ना, ये वाली रेखा है, और इन दोनों के बीच एंगल कौन सा है, थीटा है। तो ये जो होगा, जब हमने ये एक लंब इस पर डाला था तो ये दो कंपोनेंट निकालेगा, जैसे कि ये हो गया थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट क्या होगा, जिधर थीटा कनेक्ट होता है ये होता है, जैसे यहां पर हो गया इसका B, ये B है, तो ये हो जाएगा B cos थीटा, ये नीचे वाला ये वाला। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारे पास B sin थीटा। क्यों, जिस साइड में थीटा कनेक्ट रहता है उधर cos आता है, जिस साइड में थीटा कनेक्ट नहीं रहता उधर sin आता है। तो यहां पर ये जो एक लाइन खींचेगी ये कहलाएगी B sin थीटा, और इसी के तो समांतर यहां पर लाइन खींचनी है, तो ये भी B sin थीटा हो जाएगी जब ये वाली होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये भी B sin थीटा होगी। तो ये B sin थीटा और ये B cos थीटा, इसलिए जो आया है ये आप इसको ध्यान करिएगा। दोनों कंपोनेंट हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इस साइड में लिखा क्योंकि ये इसके समांतर है तो समांतर ही होगी, तो B sin थीटा और ये B cos थीटा, क्योंकि जो बीच में होता है ना उसी से एंगल हम देखते हैं जिससे एंगल जुड़ा हुआ होता है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस साइड में एंगल जुड़ा हुआ होगा उधर cos थीटा आएगा, जिस साइड में एंगल नहीं जुड़ा हुआ होगा उधर sin थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब PS स्क्वायर और PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो PS स्क्वायर यानी ये वाला, देखिए PS स्क्वायर ये वाला अगर हम देखें तो इसमें ये ध्यान कीजिएगा कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें PS स्क्वायर यानी जो ये है और ये है, इन दोनों का सम चाहिए, जैसे हमने यहां पर किया था। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो हम यहां पर इस तरीके से करेंगे कि cos थीटा अगर हम निकालेंगे, cos थीटा, तो इस एंगल में cos थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, लाल बटे कक्का में जाइए, सीधे सीधे लाल बटे कक्का लिख लीजिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लाल बटे कक्का लिखिए, और ये cos होता है ये वाला, तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है PT, ये हो गया, और कर्ण क्या है PS, ये हो गया। तो देखिए आधार बटे कर्ण लिखा गया। अब यहां से हमें PT की वैल्यू निकालनी है, तो PT की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो PS नीचे है ना ये cos थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा PS cos थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर आइएगा, अब हमने इसको जब लिख लिया तो एक बात और ध्यान रखिए कि जो OT है, ये जो है ना OT, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो रेखा ये है जो है OP,
ठीक है। और दूसरी रेखा ये है जो है PT। तो इन दोनों को जोड़कर ही तो हमारे पास क्या बन रहा है, OT बन रहा है ना, इन दोनों को ऐड करके ही तो बन रहा है। तो क्या हम OT को इन दोनों का एडिशन लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते हैं। अब ये ST को ऐसे ही लिखा। एक बात ध्यान रखिएगा, अब जब ये OP है और ये PT है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोल सकते हैं। A की जगह पर है OP, B की जगह पर है PT, तो A का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, B का स्क्वायर PT का स्क्वायर, और प्लस 2AB, A की जगह पर OP और PT की जगह पर है B, यानी होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB। तो A की जगह पर तो हमें रखना है OP, OP है A की जगह पर, A की जगह पर है, ठीक है। और दूसरा जो B की जगह पर है वो है हमारे पास PT। तो A की जगह पर OP रखना है, ये रखते चले गए दोनों जगह, जहां पर है एक जगह ये एक जगह ये। दूसरी बार जो B है, एक तो ये हुआ और एक ये है, दोनों जगह पर क्या रख दिया, PT और PT, सॉरी यहां पर नहीं, नीचे नहीं है, यहां पर है ये और ये। और ये जो ST है ये ऐसे का ऐसे ही रखा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB को खोला तो A की जगह पर क्या था, OP था, और B की जगह पर PT था। तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2 और A और B, यहां तक हो गया। अब S को ऐसे ही उतार के रख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर देखिए OP स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही उतारा, ठीक है। अब यहां पर एक बात पता चलती है कि जो PS स्क्वायर है ना हमारा, वो क्या है, वो है PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। तो PT स्क्वायर और प्लस ST स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर हमने PS स्क्वायर लिखा, ठीक है। बचा ये, इसको एज इट इज उतार लिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो OS स्क्वायर है ना, ये यहां पर भी चल रहा है, ये यहां पर भी चल रहा है, ये यहां पर भी चल रहा है, तो यहां पर भी आएगा। अब देखिए ये OP स्क्वायर ऐसे ही, PS स्क्वायर ऐसे ही उतारा। अब ये जो PT है ना, क्या हम इसकी जगह पर रख सकते हैं, PS cos थीटा। तो 2OP और PT की जगह पर क्या रखा, PS cos थीटा। बस ध्यान से देखते रहिएगा, आपसे कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए जो OS स्क्वायर है, तो OS जो है ये क्या है, OS ये वाला OS क्या है, ये R था ना, तो ये जो OS है, क्या इसकी जगह पर हम R लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। तो जब OS की जगह पर हम R लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर नहीं है, OS की जगह पर R लिख सकते हैं, तो OS स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो OS स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर। और OP, देखिए OP क्या है, OP हमारे पास क्या है, A है, OQ हमारे पास B है, और PS हमारे पास B है, ठीक है। PS हमारे पास क्या है, B है। तो यहां पर बस वही रखते चल जाएंगे, OP A है, PS B है, OP A और PS हमारे पास cos थीटा। देखिए यहां पर ध्यान से कि OP A और PS B, तो A भी हो गया और cos थीटा ऐसा ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये R स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास 4 है, तो हम क्या करते हैं, R इक्वल टू √4 कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, यानी कि इधर का स्क्वायर इधर रूट चढ़ता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे कि R का स्क्वायर हटा करके R लिखा, और इस जो इधर वाली टर्म है उस पर पूरे पर हमने रूट चढ़ा दिया। अब इस पर पूरे पर रूट लेने पर हमें क्या होगा कि इस समीकरण को कोज्या का नियम कह देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोज्या का नियम कहते हैं। और ये क्या होता है, ये इस समांतर चतुर्भुज का क्या निकलेगा, परिणामी निकलेगा। क्या निकलेगा, परिणामी R। तो आपसे यही पूछेगा कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी वैल्यू ये है और उसका परिणामी हमें बताइएगा, तो उसका परिणामी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखिए दिशा भी पूछता है कि उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा आप निकालेंगे tan अल्फा से, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये अल्फा, इससे निकालेंगे। तो यहां पर ये एंगल बन रहा है tan अल्फा, यानी कि यहां से tan अल्फा निकालेंगे। बस tan याद रखिएगा, tan अल्फा इस एंगल में। तो देखिए tan क्या होता है, हमने लाल बटे कक्का किया था, तो लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये वाला जो होता है ये होता है हमारे पास tan। तो अल्फा वाले इसमें बनाएंगे, तो अल्फा में देखिए लंब क्या होगा, b sin थीटा, और आधार क्या होगा, a प्लस b cos थीटा। तो इन दोनों को लिखेंगे, क्योंकि आधार तो हमारे पास यहां तक जा रहा है, तो a तो यहां तक है और b cos थीटा यहां तक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस b cos थीटा, बस यही हो जाएगा। मतलब b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan को इस साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, बाकी जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा।
क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी मत कर दीजिए, पहले ये दोनों एक जगह है, ये ए अलग है, कभी आप पहले ए और प्लस बी कर दो और बाद में कॉस थीटा कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे आगे हमारे मिलता है वेक्टर का गुणनफल। वेक्टर का गुणनफल कैसे करें, उनका गुणा कैसे करते हैं, उसको भी आप जानकारी लेना जरूरी है। वेक्टर का स्केलर गुणन देखते हैं पहले। वेक्टर का स्केलर गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो इस गुणन में परिणामी क्या होता है, जो सदैव वेक्टर राशि प्राप्त होती है। मतलब यह है कि अगर हम किसी वेक्टर का स्केलर से गुणा करें, किसी वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी से गुणा करें, तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, वेक्टर ही प्राप्त होता है। उसकी दिशा हमेशा वही होती है जो गुणा होने वाले सदिश की है, मतलब वेक्टर की दिशा जो है वही होती है। तो F इक्वल टू एम में इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि m जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो a है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये हमारे पास क्या होगा, f ही मिलेगा, मतलब f जो मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा वो वेक्टर में ही मिलेगा। वेक्टर का वेक्टर से गुणा अगर हम करेंगे, तो वेक्टर का वेक्टर से गुणा करने पर क्या होता है, दो वेक्टरों के गुणन अदिश व सदिश दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब वो सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि परिणामी अदिश तो अदिश गुणन यानी डॉट गुणन होगा, यदि जो उसका परिणामी है वो क्या है, सदिश है, तो उसका सदिश गुणन होगा, क्रॉस गुणन होगा। मतलब जैसा उसका परिणामी आएगा वैसा ही उसका गुणन होगा। जैसे अदिश आता है तो अदिश गुणन और सदिश आता है तो सदिश गुणन। अदिश गुणन के गुण क्या हैं, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव का पालन कब होता है, जब हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, उन दोनों की डॉट मल्टीप्लाई हमने की, तो अगर हम पहले ए रख रहे हैं बाद में बी रख रहे हैं और इस तरीके से पहले फिर आगे जाकर के बी और ए की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे ए बी कॉस थीटा के। क्लियर है। अब देखिए एक होता है वितरण नियम। वितरण नियम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, तो ये तीन वेक्टर हैं, तो बी प्लस सी को एक जगह लिया, फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया ए वेक्टर का। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के साथ बी की डॉट प्रोडक्ट और ए के साथ फिर सी का जो डॉट प्रोडक्ट उसको करके हम ऐड कर देंगे, तो तब भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम ही आने वाली है। मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वही इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर के सेम आएगी, बराबर होगी। वेक्टर ए तथा बी समांतर अगर हो तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आएगा। ठीक है, अगर हम पहले ए को बी को रख के मल्टीप्लाई कर दें, फिर बी को पहले रख दें और ए की मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी आंसर दोनों का सेम आता है। समान वेक्टरों का गुणन परिमाण का वर्ग होता है। जैसे दो बराबर वेक्टर हैं, अगर उन दोनों का गुणन कर दें तो उनके परिणामी का क्या होता है, उनके परिणामी का वेक्टर हो जाता है। मतलब ए जो मॉड है निकालेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर दोनों वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एकांक वेक्टर का स्वयं गुणन अदिश होता है। देखिए स्वयं गुणन का मतलब, अगर हमारे पास एकांक वेक्टर ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, दोनों का अगर हम क्या कर दें, डॉट गुणन कर दें, दोनों का हम डॉट गुणन कर दें, तो वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। मतलब एक जैसे वेक्टर का कैप वाली मल्टीप्लाई जो होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। चाहे वो आई आई हो, जे जे हो, के हो, अगर डॉट प्रोडक्ट है वैल्यू 1 ही होगी। और अगर लंबवत एकांक वेक्टर का अदिश गुणन हमको देखने को कहे तो जे जे का 0 और आई जे ये 0। ठीक है, मतलब सॉरी ये नहीं, जे जे और ये दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। जैसे जे के, ये के है, आई जे हो सकता है, आई जे ये आई है और ये जे है, आई जे इक्वल टू 0। जैसे आई जे जे के आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक जैसे हैं और यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है तो वैल्यू 1, अगर एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या होता है, 0। और यदि दोनों एक जैसे हैं तो वो एकांक वेक्टर का स्वयं गुणन कहलाएगा, और यदि दोनों अलग अलग हैं तो वो दो लंबवत एकांक वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए सदिश गुणन क्या होता है, ये तो था अदिश गुणन। सदिश गुणन में क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो उसके इक्वल वैल्यू बी क्रॉस ए की नहीं आने वाली है, तो ये पालन नहीं करता। वितरण नियम का पालन करता है।
अगर हम करेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो यदि हम करें कि ए क्रॉस बी और फिर ए के साथ में ही ए क्रॉस सी कर दें और उनको ऐड कर दें तो वैल्यू सेम आएगी, तो इसका पालन करता है। ठीक है, याद रखिए सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी क्रॉस सी, तो a की पहले c से और फिर b की c से करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो वैल्यू सेम आएगी, तो ये भी इसका पालन करता है। तो वेक्टरों का क्रम महत्वपूर्ण है, यह बदलना नहीं चाहिए। बस ऐसा ना होना चाहिए कि a के बाद c आ रहा है तो हमने c क्रॉस a कर दिया, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रम नहीं बदलना चाहिए। अब देखिएगा समान वेक्टरों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, थीटा इक्वल टू अगर 0 हो तो a क्रॉस b दोनों का जो वेक्टर है वो ए बी साइन थीटा एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो 0 ही होगा, याद रखिए इसको। स्वतः सदिश गुणन ए क्रॉस ए अगर हो जाए तो वो हमेशा 0 होता है। एकांक वेक्टर का स्व सदिश देखें तो आई क्रॉस आई, तो देखिए अदिश में क्या था, आई क्रॉस आई 1 था, लेकिन सदिश में क्या होता है उसका उल्टा 0 हो जाता है। ये सभी जो है अगर एक जैसे क्रॉस में होते हैं 0, और एक जैसे अगर मल्टीप्लाई होती है डॉट में तो 1 होता है। ठीक है, अगर एक जैसे डॉट में होते हैं, ठीक है, तो ये होता है 1, और अगर एक जैसे क्रॉस में होते हैं, ठीक है, तो ये होता है 0। याद रखिएगा, क्योंकि क्रॉस जो होता है वो सदिश होता है, डॉट जो होता है वो अदिश होता है। तो अदिश में एक जैसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, एकांक वेक्टर 1, और सदिश में एकांक वेक्टर 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो लंबवत एकांक वेक्टरों का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल देते हैं। तो देखिएगा हम जानते हैं कि i क्रॉस j क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 1 ही बनेगा, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म। तो i क्रॉस j अगर हम देखेंगे तो ये k बन रहा है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो ये n है इसको हमने k माना, अगली कोई क्वांटिटी। i और j ये k बना, लेकिन j और k ये क्या बनेगा, i बनेगा, और k और i ये j बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 टर्म लेनी है, i, j और k, ये ध्यान रखना है। अगर इन दोनों को साथ लिया गया है तो तीसरा टर्म आएगा, इन दोनों को साथ लिया गया है तो ये टर्म आ जाएगा, इन दोनों को साथ लिया गया है तो ये टर्म आ जाएगा। मतलब क्या है कि तीनों को ध्यान रखना है। अगर i, j लिया गया है तो तीसरा टर्म गायब है, अभी तक वो लिखना है। k, i लिया तो यहाँ पर देखिए k और i, तो i, j, k 3 होता है तो 2 तो ली गई है, तीसरी जो टर्म है वही इसके इक्वल में लिख देनी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वेक्टरों का क्रम बदलने पर गुणनफल का चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर i क्रॉस j ये है और इसके जो बराबर है वो k आ रहा है, लेकिन अगर j क्रॉस i कर दिया यानी कि उल्टा कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है, चिन्ह बदल जाता है। पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर i, j और k ये तीनों हैं तो इन तीनों का क्रम होना चाहिए। मतलब अगर i के बाद j है तो k प्लस के आएगा, j के बाद k है तो k प्लस के आएगा, k के बाद i है फिर से घूमना है तो प्लस के j आएगा। लेकिन अगर हमने ये देख लिया कि j क्रॉस i ये हमने देख लिया तो माइनस के k आएगा। क्यों ये माइनस के k क्यों आएगा, क्योंकि ये जो j क्रॉस i है ना ये उल्टा क्रम है, तो इसलिए माइनस के k आएगा। उल्टा कैसे कि i, j और k हम देखते हैं तो i के बाद j है ना कि j के बाद i, तो ये उल्टा हो गया तो माइनस के आ जाएगा, लेकिन होगा k i j। ठीक है, बस इस तरह क्रम ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा एक टर्म आती है बल। बल क्या होता है, बल किसी पिंड में गति अथवा विराम की अवस्था परिवर्तन का मूल कारक है। मतलब क्या है कि अगर कोई पिंड गति अवस्था में है तो बल के कारण उसको रोका जा सकता है। अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, तो बल के कारण उसको गति प्रदान की जा सकती है। बस यही होता है बल। तो किसी भी पिंड की गति या फिर विराम अवस्था, कोई गति अवस्था हो या विराम अवस्था हो, उसमें अगर हमें परिवर्तन करना हो, चेंज करना हो, तो हमें बल की आवश्यकता होती है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सामान्यतया बल, धक्का या फिर खिंचाव। जो सामान्य बल होता है, बल, धक्का लगाना या फिर खिंचाव। तो फोर्स डिनोट्स जनरली पुश और पुल। जो सामान्यतः बल होता है ना
वो या तो धक्का लगेगा या फिर खिंचाव होगा, क्योंकि धक्का लगेगा तो उसको हम आगे को धकेलेंगे, खिंचाव होगा तो मतलब उसको हम रोकेंगे। तो ये चीज जनरली दो टाइप का होता है, पुश और पुल, ठीक है, यानी कि धक्का लगाना और खींचना। अब देखिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है, अथवा उसे जो है विरूपित कर देता है। तो हमने जो बताया वही कह रहा है कि कोई भी अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको क्या करता है? गति दे देता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको क्या कर देते हैं? बल के कारण उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो बल के कारण उसको जो है तिरछा किया जा सकता है, उसको विरूपित किया जा सकता है, बस यही बल है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसके इंग्लिश में, तो लिखा हुआ है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सोर्सेस विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, यानी जो चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने का प्रयास करता है द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कहते हैं कि विरामावस्था को, और यूनिफॉर्म मोशन एक समान मोशन को किसकी? बॉडी के, और डिफॉर्म ए बॉडी को डिफॉर्म करने का प्रयास करता है। मतलब या तो उसको रोकने का प्रयास करता है, या उसको गति देने का प्रयास करता है, या उसको डिफॉर्म करने का प्रयास करता है, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है जिसको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाता है सदिश, जिसको डिनोट करते हैं एफ से। कैपिटल एफ बनाना दोस्तों, ठीक है, कैपिटल एफ। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। कहीं कहीं आपको न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में देखने को मिलेगा, तो यही होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, याद रखिए डाइन। बलों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। देखिए यहां पर संपर्क तल, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में आकर कार्य करते हैं। फोर्सेस विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद देम आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। मतलब वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में आकर कार्य करते हैं वो कांटेक्ट, ये कांस्टेंट नहीं है, कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गेंद में ठोकर मारना, बैलगाड़ी खींचना, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको टच कर रहे हैं तब जाकर के इस पर बल का अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं कांटेक्ट बल। अस्पर्श बल क्या होता है? नॉन कांटेक्ट, जिसको बिना कांटेक्ट के करा जा सकता है वो होता है नॉन कांटेक्ट। जैसे वह बल जो वस्तु के सीधे संपर्क में न आकर आकाश यानी स्पेस या माध्यम से वस्तु पर कार्य करता है, असंपर्क बल कहलाता है। ए फोर्स विच डू नॉट मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए बॉडी बट एक्ट थ्रू स्पेस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए डिस्टेंस। जैसे चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत चुंबक बल या फिर गुरुत्वीय बल, इन सभी को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक होता है अनुवर्ती फोर्सेस, जिसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल फोर्सेस, अनुवर्ती बल। तो ये वे बल होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, जिनका अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है, परंतु जब कोई संपर्क बल पिंड पर कार्यकारी होता है तब परिणामी बल अस्तित्व में आते हैं। जैसे घर्षण बल, ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक घर्षण लगेगा जो आपको घर्षण बल के रूप में मिलेगा। ऐसे ही प्रत्यानयन बल और प्रत्यास्था बल, ये सभी जो हैं कैसे हैं? अनुवर्ती बल हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर कोई बल काम करेगा तो ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय बल क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो किसी बिंदु, ठीक है, कोई स्थिर बिंदु है, उसकी अथवा उसे दूर की और कार्य करने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए किसी स्थिर बिंदु, कोई स्थिर बिंदु है तो या तो उसकी ओर काम करने वाला, ठीक है, या फिर उससे दूर की ओर काम करने वाला जो भी बल है उसको कहते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल दो प्रकार के होते हैं। अगर केंद्र की ओर कार्य कर रहा हो तो वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय। सेंटर के दूर काम कर रहा हो यानी कि उससे अलग जाने के लिए काम कर रहा हो तो वो कहलाएगा अभिकेंद्रीय, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बात करेंगे। अब देखिएगा इस बल का परिणाम स्थिर, परिमाण है, ये परिणाम नहीं है, बार बार परिणाम लिखा हुआ है दोस्तों। इस बल का परिमाण स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। अब देखिए केंद्रीय बल जो यहां पर ये और दो पिंड हैं, दो पिंड के बीच में
हमें कुछ दूरी दी गई है r, और इन दोनों पिंड के सेंटर से एक फोर्स लग रहा है F। तो ये जो एफ आर है ना, ठीक है, ये जो एफ वेक्टर आर है ये क्या कहलाएगा, एफ आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये केंद्रीय बल की वैल्यू होती है। अब यहां पर जहां एफ आर क्या है, एफ वेक्टर आर का मॉड है, यानी कि इसका परिमाण है। जहां पर आर वेक्टर जो आर कैप है वो क्या है, केंद्रीय बल एफ की दिशा में एकांक वेक्टर है, जिसको हम लिख रहे हैं आर कैप। तो क्या लिखेंगे, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब देखिए बल की बात की, अब गति की बात कर लेते हैं। गति क्या होती है, तो किसी पिंड की दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है विराम अवस्था जब वो रुका हुआ हो, या एक होती है गति अवस्था जब वो चलता हुआ हो। ये दो ही अवस्था होती हैं। तो सबसे पहले विराम अवस्था के बारे में बात करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब किसी पिंड की अवस्था में समय बदलने के साथ साथ उसके आसपास के सापेक्ष परिवर्तन न हो रहा हो तो उसे पिंड विराम अवस्था में कहलाएगा। जैसे कि ये रखा हुआ है, तो इस समय इसमें कोई भी गति नहीं है, ये एक जगह बॉल रखी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, विराम अवस्था। जैसे आपका घर है, ये आपका घर जो है एक ही जगह पर टिका हुआ है, तो इसको बोलेंगे विराम अवस्था। ठीक है, जैसे कि व्हेन ए बॉडी नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन स्पेस विद लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के गुजरने पर अगर आपका कोई भी ऐसा सब्सटेंस बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो द बॉडी सेड टू बी रेस्ट, वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। गति अवस्था की बात करें तो जब किसी पिंड की अवस्था समय के साथ साथ बदलती रहे, आसपास के जो सापेक्ष परिवर्तन होते हैं उसमें दिखता रहे, तो पिंड गति अवस्था में है। जैसे हम कहें कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन स्पेस विद लैप्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, मतलब क्या है, समय के साथ साथ पोजीशन चेंज होना वो क्या है, गति अवस्था है। जैसे हम किसी बस में बैठे हैं, तो अभी तो वो यहाँ पर थी, लेकिन अभी आगे जाकर के 1 घंटे बाद वो किसी और जगह पहुंच गई, 15 मिनट बाद फिर और किसी जगह पहुंच गई, तो मतलब वो क्या है, वो गति अवस्था में है। अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज किया जा रहा है। गति संबंधित न्यूटन के नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखिए, सरल रेखीय गति के संबंध में न्यूटन के 3 नियम थे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम जो गैलीलियो ने दिया था, जड़त्व का नियम जिसे बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम, इनर्शिया ऑफ फोर्सेस, क्या कहता है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है अथवा उस रेखा जो सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब अगर कोई बॉल है और वो जो है रुकी हुई है, एक जगह रुकी हुई है, तो तब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल बल नहीं लगाते हैं, तो ये तब तक जो है यहीं पर रुकी रहेगी। लेकिन अगर हमने इस पर कोई बल लगा दिया तो ये जो है अपनी अवस्था को चेंज कर लेगी। यही कहा जा रहा है कि अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है या फिर एक बॉल है, वो जो है क्या हो रहा है, चलती जा रही है, वो जो है चलती जा रही है आगे की ओर, तो जब तक हम इस पर एक बल नहीं लगाएंगे ये तब तक रुकेगी नहीं। ठीक है, चाहे वो घर्षण बल लग रहा हो, चाहे हम उस पर एक्सटर्नल बल खुद लगाएं, चाहे कोई सा भी बल हो, जब तक उस पर कोई बाह्य कारक काम नहीं करेगा तब तक वह अपनी पोजीशन में ही रहेगी जैसे वो चलती जा रही है। ठीक है, तो यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है या फिर कोई सरल रेखा गति में एक समान गति कर रहा है, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसकी जो पोजीशन है उसको रोकने के लिए उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये होता है न्यूटन का पहला नियम, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, और ये गैलीलियो ने दिया था, इनर्शिया लॉ बोला जाता है। अब देखते हैं संवेग यानी मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका कितना द्रव्यमान है और उसके जो क्या कहते हैं कि वेग, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है संवेग, और यही था मोमेंटम लॉ। और यह कैसा है, एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होती ही होती है। दिशा जो है वो वेग की दिशा है, जिस साइड में ये बॉल चलती जाएगी उसी साइड में ये इसकी दिशा हो जाएगी। प्रतीक कहते हैं वेक्टर बी को, और लिखा जाता है वेक्टर पी इक्वल टू एम वेक्टर वी। ठीक है, तो संवेग को वेक्टर पी से डिनोट करते हैं और वेक्टर पी इक्वल टू एम वी होता है। यूनिट को जरूर याद रखिएगा, यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड के नाम से। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल
पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि कोई भी पिंड है, उस पर कोई बाह्य बल लगा हुआ है, तो पिंड का जो द्रव्यमान है और पिंड में उत्पन्न त्वरण, द्रव्यमान m और उसका जो त्वरण a है, ये दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो बल के बराबर होती है। दूसरा नियम ये कहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, बल संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहते हैं फोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी पिंड के रेखीय परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा आरोपित बलों की दिशा में होती है। मतलब जिधर बल लग रहे हैं उसी बल की दिशा में होगी। तो कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान m है और उसका त्वरण जो है वो a है जब वो गति कर रहा है, तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक बल मिलता है जो है बल संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिएगा संवेग संरक्षण नियम क्या है। तो यदि दो या फिर दो से अधिक वस्तुएं हों और उनके किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो निकाय का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी। और यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो जो F है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बल तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये जो F है इसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर p नियतांक है। तो यदि संवेग संरक्षण का नियम ये है कि डेल्टा p वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर, क्योंकि जो भी हमारे पास बल है वो तो जीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आके जो है वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पर आइए। अब एक चीज आप जान लीजिएगा कि ये क्यों आया है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा p और ये t जीरो में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये एक p वेक्टर के रूप में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तृतीय नियम क्या कहता है, यदि प्रतिक्रिया का नियम, ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कैसे कि अगर हमने दीवार में अपना हाथ तेजी से मारा है तो दीवार भी हमारे हाथ पर प्रहार करेगी। कैसे, आपने देखा होगा कभी कभी आप जाकर के दीवार में लगे, आपका सर लग गया तो आपके सर में भी चोट लगती है। ठीक है, आपने दीवार में बहुत तेज हाथ मारा, आपके हाथ में चोट लगती है। इसका मतलब क्या है कि जिस बॉडी पर तुम वार कर रहे हो वो तुम पर अटैक कर रही है। मतलब समझिएगा, जब दो पिंड संपर्क में आते हैं, एक हमारा हाथ है, एक दीवार है, तो दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर बल लगाया जाता है। हम दीवार पर मारते हैं, दीवार हमारे पर मारती है, तो बल सदैव परिमाण के बराबर होता है। जितनी तेज हम मारेंगे उतनी ही तेज दीवार भी हम पे वार करेगी। ठीक है, लेकिन ये एक सीमा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने कितनी भी तेज मारा तो दीवार भी उतनी तेज मारेगी, नहीं, दीवार ढह जाती है, कभी कभी हाथ टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जैसे ही हमने दीवार को छुआ, ठीक है, दीवार पर हमने लोड डाला तो दीवार नहीं गिरती। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि दीवार भी हमारे ऊपर बल लगा रही है जितना हम बल लगा रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों चीज इक्विलिब्रियम में है, वहीं पर रुकी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा सरल रेखीय गति के समीकरण क्या है। सरल रेखीय गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो यदि किसी गतिमान पिंड के त्वरण की दिशा सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ बनी रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी गतिमान पिंड, कोई पिंड चलता हुआ है, तो उसके त्वरण की जो दिशा है वो सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ ही बनी रहे, तो जो वो पहले थी, जो वो शुरू किया गया था, उसने गति करना शुरू किया था, तो जब उसकी दिशा थी और आगे भी उसी तरीके से बनी रहे, तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं या फिर ऋजु रेखीय गति कहते हैं। जैसे ये कोई बॉल है और ये यहाँ पर ये आगे को ही जा रही है, ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो ये क्या कहलाती है, लीनियर गति या ऋजु रेखीय गति, सरल रेखीय गति। ठीक है, बस इधर उधर नहीं जानी चाहिए, सीधी आगे को ही जानी चाहिए, फॉरवर्ड। यदि पिंड का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण a है, समय t है, विस्थापन s है और अंतिम वेग को हम v मान लें, तो तब गति के जो समीकरण है वो क्या हो जाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा समीकरण। ये तीनों इक्वेशन आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तीन इक्वेशन आपके याद होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वृत्तीय गति, जिसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन।
जब कोई पिंड किसी वृत्त गति की परिधि के, वृत्त की परिधि क्या मतलब है कि ये एक वृत्त है और पिंड इसकी वृत्त की परिधि पर यहां पर ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, यानी कि वृत्त के बाहर बाहर उसकी परिधि पर जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश कार्य करती है, गति करता है, तो इस गति को वृत्त गति कहते हैं। मतलब हमने यहां पर देखिए ये एक बिंदु है, इससे एक रस्सी में एक बॉल को बांधा और हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये घूमती जा रही है घूमती जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वृत्त गति, ठीक है। कभी आपने बचपन में एक रस्सी में एक धागे में कुछ चीज बांधा होगा, उसको चारों तरफ घुमाया होगा हाथ से, तो वो क्या कहलाती है, वृत्त गति कहलाती है। वृत्त गति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक समान वृत्त गति जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्त गति कैसी होती है, यदि वृत्त गति करने वाले पिंड की चाल एक समान अथवा नियमित हो, नियत हो, मतलब उसकी गति चेंज ना हो रही हो, तो ऐसी गति को हम एक समान वृत्त गति कहेंगे। त्वरण का परिमाण नियत रहता है, इसमें दिशा लगातार बदलती रहती है, वो तो आपको पता ही है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, अभी दिशा यहाँ पर थी अभी यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर आएगी तो यहाँ हो जाएगी, दिशा बदलती रहती है लेकिन गति समान रहती है। कण के वेग की दिशा लंबवत होती है। कण का वेग मतलब, कण का वेग क्या होगा, ये तो हो गई इसकी गति, लेकिन कण का वेग क्या होगा, जैसे ये इस साइड है तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इस साइड है तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, हमेशा जो है उसके लंबवत होती है। मतलब अगर ये पिंड यहाँ पर है तो कण का वेग होगा यहाँ पर और इसकी गति होगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया तो कण का वेग होगा यहाँ पर और जो इसका लंबवत वो है ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होगा। कण का वेग जो कण की दिशा है उसके लंबवत होगा, कण की दिशा अभी यहाँ पर है लेकिन उसका जो वेग है वो यहाँ पर होगा, ठीक, कण की दिशा अभी यहाँ पर है तो उसका जो वेग है वो यहाँ पर होगा। इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत होते हैं। असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि वृत्तीय गति करते पिंड की चाल समय समय पर बदलती रहे, असमान रहे, तो वो क्या कहलाती है, असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। एक होता है कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, कोणीय गति या वृत्तीय गति में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब कोणीय विस्थापन या फिर वृत्तीय गति में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे मैथमेटिकली रूप से। देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है साफ साफ तरीके से कि पिंड का कोणीय विस्थापन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर रेडियन होता है। क्योंकि आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपने ये पढ़ा होगा इंग्लिश में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ बना के दिखाते हैं आपको। ये एक क्या है, वृत्त है, सर्किल है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये हमने मान लिया इसका केंद्र यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया कि ये एक पिंड है यहाँ पर, ये t1 समय में यहाँ पर था। अब ये क्या हुआ कि किसी एंगल डेल्टा थीटा पर ये यहाँ पर t2 पोजीशन और ये पोजीशन A और ये पोजीशन B, लेकिन इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, डेल्टा S विस्थापन। अब ये बहुत छोटी दूरी है तो इसलिए क्या हुआ, ये जो कर्व वाला सिस्टम है इसको ना लेकर के हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है, कैसे, इस तरीके से। तो ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो अब देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर, तो कोण कितना है, डेल्टा थीटा, कितना हुआ, डेल्टा थीटा, चाप कितनी है, चाप हुई ये वाला, मतलब ये, तो डेल्टा S, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है ये सर्किल की R, और ये जो होता है हमेशा याद रखिएगा रेडियन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनकर के आया, इसको ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिएगा, पिंड द्वारा प्रति सेकंड होने वाले कोणीय विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, औसत कोणीय वेग कहते हैं। जैसे ओमेगा बार इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्मूले को याद रखिए, बेहद जरूरी है। और इसका जो मात्रक है वो हमेशा पूछा जाता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो इसका फॉर्मूला है रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा। अब नेक्स्ट में इसमें ही बात करते हैं। तो ये यदि एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड टी समयांतराल में, टी समयांतराल मतलब टी समय बाद
एक चक्कर पूरा करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन घूमता है, तो कण का जो औसत वेग है, कोणीय औसत वेग, वो क्या कहलाएगा, W, ये W नहीं बोलेंगे इसको, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और देखिएगा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n कैसे आई, क्योंकि जो ये t है ना, ये कहलाता है आवर्तकाल, और ये जो n है ना, ये कहलाता है आवृत्ति। तो ये आवर्तकाल और आवृत्ति में रिलेशन होता है कि जो आवर्तकाल है वो आवृत्ति के 1/n के बराबर होता है। तो जब 1/n इक्वल टू टी है तो 1/t इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 1/t। अब देखिएगा यही तो 2 पाई इंटू 1/t है, तो इसी को हमने क्या लिखा, n लिखा, तो 2 पाई n हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट नोट करते हैं, जैसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब r ओमेगा v इक्वल टू है, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई n, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2 पाई n, रख दिया 2 पाई n को। अब यहाँ पर देखिएगा v इक्वल टू कितना बचा, 2 पाई आर एन, तो ये फॉर्मूला रख सकते हैं v का वैल्यू में, और ये फॉर्मूला हो सकता है, ये फॉर्मूला, अलग अलग 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपका एक्सेलरेशन वाले पार्ट में, चैप्टर में करने होंगे। कोणीय त्वरण की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय अथवा घूर्णन गति, दोनों को बोला जा रहा है, घूर्णन गति या फिर कोणीय एक ही बात है। उसमें कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, मतलब समय परिवर्तन की दर, कितने समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को कहते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जिसका मात्रक याद रखिएगा रेडियंस पर सेकंड अपॉन सेकंड होता है। तो हम बोल सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र L0 t-2 और साथ में m0। ठीक है, तो यहां पर t-2 ये जो है ना, ये कोणीय त्वरण का फॉर्मूला है, लेकिन m0 L0 हमने बताया था। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो लेक्चर फर्स्ट को देख लीजिएगा, आप कंप्लीटली इसको समझ जाएंगे कि विमीय विश्लेषण कैसे हमने किया था। ठीक है, अब इसमें भी एक नोट पॉइंट है जो आपका फॉर्मूला को चेंज कर देता है। a इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो यहां पर देखिएगा आर ओमेगा अल्फा हम लिख सकते हैं। अब आर ओमेगा अल्फा, देखिए आर 2 पाई n अल्फा हो जाएगा, तो यहां पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन अल्फा हो जाएगा। बस इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझदारी से काम लीजिए। देखिएगा आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, ये होगा कैपिटल T से डिनोट। तो एक समय वृत्तीय गति करते कण द्वारा एक चक्कर में लगा जो समय होता है वो वृत्तीय गति का आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक समान वृत्तीय गति कोई पिंड कर रहा है तो उसका 1 मिनट में, ठीक है, उसका एक चक्कर में जितना भी समय लगेगा, चाहे वो 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 1 सेकंड लगे, तो एक चक्कर में जितना समय होगा वही उसका आवर्तकाल कहलाएगा। मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है, चाहे वो 1 घंटा लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे वो 1 सेकंड लगे। अब देखिए, मान लिया कि कण का कोणीय वेग ओमेगा है, परिधि पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 2 पाई अपॉन ओमेगा सेकंड है, तब वृत्तीय गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग जो है वो अपॉन में आ जाता है चक्कर के लगे समय को। ठीक है, तो चक्कर पूरा करने में लगा समय 2 पाई, और जो ये ओमेगा है ये है हमारे पास कोणीय वेग। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, और 1 अपॉन टी क्या होता है, n, तो 2 पाई n हो जाएगा। n इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, इसलिए t इक्वल टू 1 अपॉन n होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए जो हमने ऊपर बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, ये भी हमने बता दिया था लेकिन फिर से देखेंगे। तो एक समान वृत्तीय गति करते समय कण 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को वृत्तीय गति की आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल और आवृत्ति में डिफरेंस समझिएगा। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल। आवृत्ति होती है कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, आवृत्ति हो गई। तो समय की बात करती है आवृत्ति और कार्य की बात करता है आवर्तकाल। मतलब वो कह रहा है कि एक चक्कर को पूरा करने में, एक काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, आवर्तकाल है।
लेकिन एक पर्टिकुलर समय में, एक सेकंड में कितने काम किए जा सकते हैं, कितना चक्कर लगाए जा सकते हैं, वो डिसाइड करती है आवृत्ति। क्लियर है? अब देखिए, आवृत्ति इक्वल टू आवर्तकाल का व्युत्क्रम, जैसे n इक्वल टू 1/t और t इक्वल टू होता है 2π अपॉन ओमेगा, तो 1/2π अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन 2π लिख सकते हैं। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, जिसको कैपिटल HZ से लिखते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2πn, ये यहां से आ सकता है, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। कोणीय गति के समीकरण, जैसे वृत्तीय गति के समीकरण थे ऐसे ही कोणीय गति के समीकरण होते हैं। फर्स्ट समीकरण है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a थीटा। इन तीनों इक्वेशन को याद रखिएगा। अब जहां पर जो ओमेगा नॉट है वो है पिंड का प्रारंभिक वेग, और जो ओमेगा है वो है अंतिम वेग, अल्फा है कोणीय त्वरण, टी है समांतराल और थीटा है कोणीय त्वरण। अब बात करते हैं जो हमने केंद्रीय बल बताए थे, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है अभिकेंद्रीय बल, ये होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण है वो केंद्रीय त्वरण कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर बल कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बल कर दें तो सेंट्रीफ्यूगल बल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स में जहां जहां त्वरण है वहां वहां हम बल कर देंगे। जैसे एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो केंद्रीय बल कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो त्वरण में क्या हो जाएगा कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण केंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा, और 1 = 4π² n² r इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अभिकेंद्र बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला, जैसे ये केंद्र है इसका, ये इसके बाहर की ओर लगने वाला जो त्वरण है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहां पर देखिए अभिकेंद्रीय बल है, तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर होती, हाँ, वृत्त के केंद्र की ओर होती है, तो इसे कहते हैं बल का अभिकेंद्र बल, ठीक है। मतलब अभिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र की ओर, ठीक है। जो हमने बताया था ये था केंद्र के बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा अभिकेंद्र ये वाला, और ये हो जाएगा अपकेंद्र बाहर की ओर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। न्यूटन के नियमानुसार हम देखते हैं तो वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण F = m/a हो जाता है, और जो a है वो होता है v²/r, तो F = mv²/r, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हमने बताया था ये सेंटर से बाहर की ओर ही होता है अपकेंद्र बल, सेंटर से अंदर की ओर ही होता है अभिकेंद्र बल, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये दो चीज हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो यहां पर है, ठीक है। आइए आगे वहीं पर चलते हैं। अब देखिए जो F है ना, ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, हमेशा पता है। SI मात्रक न्यूटन है और वीमा इसकी mLT-2 होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा पूछता है। अब देखिए अपकेंद्र बल वही की बात करते हैं, सेंटर है, सेंटर की बाहर की ओर, तो ना समझ गए होंगे। तो अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है या एक आभासी बल है जिसका अस्तित्व एवं आभास केवल त्वरित निर्देशक तंत्र में ही होता है। जैसे हम किसी गेंद को घुमा रहे हैं, धागे में बांधकर गेंद को चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो हमें ही पता चलेगा कि जो गेंद है वो बाहर की तरफ जा रही है, और किसी को नहीं पता चलेगा, तो उसको कहते हैं काल्पनिक या आभासी बल। यूनिट नंबर 3 बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 की कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए घर्षण क्या होता है, सबसे पहले इसमें जानना होता है घर्षण क्या होता है, और इसको जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 जाना होगा, और चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके और वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों चैनल को बढ़ाने का काम आपका है, चैनल के साथ कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम हमारा है, आपके साथ जुड़े रहने का काम हमारा है, और हमारे साथ जुड़े रहने का काम आपका है। तो दोस्तों इस कारवां को आगे बढ़ाइएगा और इस कंटेंट को आप इतना फैला दीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3 कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, उसे